रहा था कि आप कह रहा था ये फीडबैक अपने माइंड में डाल लीजिए और आपको पहचानने में आसान हो जाएगा। थैंक यू सर। अगर किसी निकाय का दाब स्थिर है, आयतन का बदल रहा है, तो समदावी है, आयतन निश्चित है, दाब आयतन निश्चित है, दाब बदल रहा है। अगर ताप नियत है, दाब बदल रहा है और तीनों बदल रहा है, यानी कोई भी स्थिर नहीं है। जब आप लोग को गैसों के अड़ुआ सिद्धांत में तीनों नियम पढ़ा रहे थे, तो उसी समय चले बेटा अभी उष्मा में आपको पढ़ाएंगे एक ऐसा लाभ जहाँ न दाब नियत रहेगा और वो पैशन ने नियम दिया था और वो पैशन और भी कहा जो लोग पढ़ते हैं उनको याद होगा कि ये केवल एरिया ऐसा जहाँ भी होगा वो प्रक्रम एरिया बेटिंग रहेगा। आज उसी प्रक्रम की बात होगी। अब हमने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया कि ताप क्यों बदल गया है, तो मैंने कहा कि चूंकि पहला कारण कि हम अचानक बदलाव करते हैं और दूसरा कि सिस्टम की जो बॉडी है वो काफी मोटी है, इसलिए बदलाव करने पर ताप में हुआ परिवर्तन तुरंत निकाय से निकलकर सराउंडिंग नहीं जाता। इसीलिए उसका टेम्परेचर नियत नहीं रहता, इसलिए उसका ताप भी बदल जाता है। अब ये जैसे टॉपिक खत्म होगा तो अगला आएगा वेव। तो वेव में भी बताएंगे कि अगर आप एक कमरे में खूब जोर जोर चिल्ला रहे हो तो देखना उस कमरे का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा कैसे होगा कि थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। क्लियर हो गई? समझ आ रहा है? यस सर। तो जान गए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा? मेमोरी का जो ट्रिक दिए वो क्लियर हो गया? यस सर। तो बेटा अगर निकाय का दाब भी बदल गया, ताप भी बदल गया, आयतन भी बदल गया, सब वो अब जैसे उदाहरण की डाल दे रहा हूँ, जैसे कि आपका टायर यानी साइकिल खड़ी है धूप में और गर्मी कर रही है, खूब तापमान बढ़ रहा है। तो आपने देखा भी होगा टायर काली वस्तु है अर्थात कृषि का, और आपको पीछे बढ़ा के आ रहा हूँ कृषि का 98% मतलब 100% भी कर सकती है, कम से कम स्थान तो कर लिया। तो करने से बताओ तापमान बढ़ने से टायर के अंदर की हवा की आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, इससे दाब बढ़ेगा और चूंकि जो ताप बढ़ा वो टायर में से निकलकर सराउंडिंग को नहीं, इसलिए ये दाब और बढ़ गया। रोहित किस क्लास का है? तो बोली कि अभी थोड़ा पढ़ा रहे थे, बात टाइम नहीं है। हाँ चलिए और रखें। बोलिए क्लियर हो गया? यस सर। तो ताप बढ़ता गया और जब अंदर का ताप बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि ताप बढ़ते रहने से आंतरिक ऊर्जा बढ़ती चली गई, इसलिए ताप बढ़ा और बाहर के ताप से जैसे ही जमा क्लियर हो गया? तो आज आपने दो रहस्य जान लिया। एक ट्रक वाले काहे पानी अपने मशक में भर के ले जाते हैं गाड़ी में, और उसका जो खलासी है बार बार गाड़ी उतरे पर देखना प्रेशर टायर चेक करना, टायर पर इसे बकायदे मारेगा। अगर उसकी साउंड बदली पढ़ाएंगे साउंड वाले में कि कैसे जान जाएगा कि बदल गया है। ये सब साइंस ध्यान से सुनिए। तो जैसे साउंड बदला हुआ लगेगा तुरंत उससे ड्राइवर को बता देगा, ड्राइवर कहीं छाया में गाड़ी रोक के खड़ा कर देगा।
देखो क्या है, ब्लास्ट होने से बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। अब समझ आ गया? तो ये रुद्धोष प्रक्रम है, यानी रुद्धोष प्रक्रम में ताप भी बदलेगा, अक्षर। तो अब देखा जाए ये किस नियम को फॉलो करेगा? यह फैशन के नियम को फॉलो करते हैं। रेडियोलैटिक प्रोसेस obey the fashions. obey the fashions हो गया? तो चलो अब देखते हैं कि फैशन का नियम क्या है। अब याद रखना समसापी वाला बाय के नियम को पालन करें। इसको तुम दो तरह से कहना पढ़ चुके हो। ताप स्थिर हो तो आयतन दाब के विद्यमान होता है, अथवा दाब आयतन का गुणनफल हमेशा ठीक। अब हम फैशन के नियम की ओर जा रहे हैं। अब देखो ये फैशन का नियम क्या होता है, पहले उसको समझ लो तब डायरेक्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे फैशन का नियम। फैशन अब देखो फैशन क्या कहते हैं। चलो फैशन कहते हैं कि किसी भी गैस का दाब और आयतन की पावर गामा का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। इसी को अब आपके दिमाग में दो बातें चल रही होंगी, पी और वी को हम जानते हैं। ये दाब है, ये गामा क्या है? तो चलिए जहां गामा क्या है, तो गामा है Cp और Cv का अनुपात। तो पिछले चैप्टर में पढ़ाया था गैस की दो विशिष्ट ऊष्मा होती है। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो ये Cp आप जानते हैं स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो दोनों विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात को ही हम कहते हैं गामा। और इस गामा का मान आपको गैस की प्रकृति के अनुसार याद रखना पड़ेगा। और वो भी आपको बताने जा रहे हैं। जब पीरियडिक टेबल पढ़ा रहे थे तो इसका उल्लेख कर दिया गामा का मान। अब आप कोई भी गैस अगर जानते हैं, जो भी दो चार गैस जानते हो, तो आप उस गैस का आप नाम देखें, उसी से आपको ज्ञान होगा। तो आपने हीलियम गैस का नाम सुना, आर्गन का नाम सुना। अब आप समझ रहे हो मैंने क्यों हिंट दिया कि पीरियडिक टेबल पढ़ा रहे थे तो बता दिए। ये आपको याद आ गया, ये जीरो इनर्ट गैस का ग्रुप का नाम हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, ज़ेनान। ठीक है? यस सर। अब मैं दूसरी तरह गैस ले रहा हूँ, हाइड्रोजन और तीसरी गैस ले रहा हूँ ओजोन, सल्फर, एटसेट्रा। यस सर। अब इन तीनों गैस को देखोगे तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, मेहनत से पढ़ते लिखते हैं, उनका दिमाग पकड़ लिया होगा कि ये सभी गैसें एक परमाणु से मिलकर बनी हुई है। अतः इन्हें एक परमाणु गैस यानी मोनोएटॉमिक गैस। अब यहाँ हम कंडीशन दे रहे हैं कि यदि गैस मोनोएटॉमिक आराम से पहले सीखे बाद में होता है। If gas is monoatomic,
कैसे जान गए? क्योंकि कोई भी अणु परमाणु से बनता है और आपको पीरियड टेबल में बता चुका हूँ कि सारी मेटल मोनोएटॉमिक है। अतः मोनोएटॉमिक मेटल को चाहे परमाणु का हो चाहे अणु का हो सब रिएक्शन में भाग लेंगे। बस अभी दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि आप जानो कि जो पीछे पढ़ते हो उस शब्द का कहीं कनेक्शन निकलेगा। तो ये देख सकते हो इसके बगल में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एक लिखा है, यानी ये शब्द के शब्द मोनोएटॉमिक गैस है। और अगर कोई गैस मोनोएटॉमिक है तो उसके Cp और Cv का अनुपात यानी कि गामा का वैल्यू होता है और ये आपके जेब में या आपकी खोपड़ी में रहना चाहिए, सवाल में नहीं देगा। अब आप देखें कुछ अब लिख रहा हूँ यदि गैस डाई if gas is diatomic यानी कोई परमाणु आप देख के ही पहचान गए होंगे कोई परमाणु हाइड्रोजन क्योंकि इनका एक अणु दो परमाणु। अगर इनमें से कोई भी गैस है तो उनका वैल्यू गामा का ही है। इनमें से कोई गैस लिया जा रहा है तो इनका गामा का वैल्यू होगा 1.4 और आप देख सकते हो रसायन विज्ञान में रहती है कि दो से ज्यादा हो तो उसे बहु परमाणु कहा जाता है, यानी ये पॉलीएटॉमिक है। तो इसका एक अणु 3 से इसका 8 मतलब जो दो से ज्यादा है ये है पॉलीएटॉमिक। तो इफ गैसेस आर polyatomic so then the value of gamma will be 1.3। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ जो नियम में गामा आया था समझ लो गामा क्या है? वो है स्थिर ताप पर गैस की विशिष्ट और स्थिर Cp और Cv का और वह कितना होगा यह निर्धारित करने के लिए पहले जानना होगा कि वो गैस मोनोएटॉमिक है तो क्रमशः ऐसा होने पर ये वैल्यू होंगे। और हमने आपके सामने ऊपर लिख के ये दिखाया है कि कैसे जान जा रहा है कि ये मोनो है ये डाई है। आपको डाउट अब पाइसन के नियम को पहले एक बार फिर से सुन लेते हैं, तब हम पाइसन का दो रूप और इसका सूत्र। अब ये पूरा सूत्र आपको अभी रोल में आने वाला है तो अभी पहले इसको अच्छे से समझिए, फिर छठे प्रोसेस में आएंगे, फिर इनका डिटेल्स होगा। तो जैसा कि मैं पहले कहा था ना हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि पीछे फ्रिक्शन वगैरह सब बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिससे ज्यादा कंडीशन में आता है यहाँ से ही ज्यादा कंडीशन। बस ये वाला टॉपिक जैसे खत्म होगा साउंड शुरू हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं, अभी टॉपिक है कि काफी पढ़ना है तो ये नहीं बहुत ज्यादा चले। यस सर पकड़िए। आप कोई पूछेगा पाइसन का नियम कैसे कहते हैं तो आप कि पाइसन के नियमानुसार दाब और आयतन की पावर गामा का गुणनफल और आप जानते हो कि अगर ये गामा नहीं बहते तो ये भयंकर नहीं होता। तो पावर गामा का गुणनफल हमेशा इसी को यही पाइसन का मूल रूप है। दैट इज द मेन लॉ ऑफ द पाइसन। अभी इसके दो और फॉर्म बनाएंगे, पहले इतना समझो। क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। सबको आगे पाइसन के लिए यस सर। इसके अब वो ये चाहे आप इसी को कर सकते हैं P1 by P2 P2 by P1 पावर का
ये भी नीचे आएगा गामा, तो दोनों की पावर गामा तो होल पावर गामा कर दिया। यस सर। तो अब आप इसको समझिए, आपने कहा था कि इस प्रक्रम में दाब, आयतन और ताप तीनों आता ना। तो अगर हमारे सवाल में खाली दाब और आयतन का डाटा दिया हुआ है, तो आप उसका सवाल इस सूत्र से ले आएंगे। इस सूत्र में देखिए टेम्परेचर नहीं है, और गामा कैसे जानेंगे? तो गामा के बारे में भी बता दिया कि कौन सी गैस लिया गया होगा, उसका नाम देगा। आपको अगर उसके नाम और सूत्र आते होंगे तो जाहिर आप गामा पढ़ लेंगे, क्योंकि सूत्र से ही पता चलेगा कि ये मोनो है और जो होगा उसका ये रहा भाई। यस सर। तो ये हो गया पाइशन का मूल रूप। अब हम पाइशन को दो और फेज में टर्न करने जा रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब आइए पेज नंबर 1 बताइए, अगर हमारे प्रक्रम में ली हुई कोई आदर्श गैस है, क्योंकि हम जब कोई भी गैस आदर्श ले लेते हैं तो बताओ वह सब पे नियम लागू हो जाता है। यस सर। तो अब यहाँ लिख दिया केस नंबर 1। हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण, लिखो नहीं बेटा, सीखो, क्योंकि 5-6 इसमें खराब बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, मतलब एक दिन पहले का भी नहीं तैयार रहता है। तो इसलिए सीखने पर जोर दोगे तो वो भी कुछ जान जाएंगे, समझ जाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण 1 मोल अणु के लिए, याद आने लगा? यस। 1 मोल अणु के लिए अब तुम्हारा जो पाइशन नियम है वो दाब वह दाब और आयतन के लिए ही मूल रूप से बनाया गया है। लेकिन तुमने कहा सर कि इस प्रोसेस में तीनों बदलेंगे। तो मैंने कहा कि अगर दाब और आयतन दिया तो इसी से लग जाएगा। लेकिन सोचो कि अगर दाब और आयतन में से कोई एक न देके ताप तो क्या आपका टेम्परेचर भी बदलेगा। यानी कल्पना करो कि ये डाटा न देके ये दिया है, या ये न देकर ये दिया, तब कैसे? तो इसी के लिए पाइसन ने आइडियल गैस इक्वेशन की मदद लेकर के एक बार दाब को आयतन और ताप के पद में टर्न कर लिया, और एक बार आयतन को ताप और दाब के पद में टर्न कर लिया, और टर्न करके पाइसन के नियम को दो और तरीके का फॉर्म दे दिया। तो आओ जान लेते हैं क्या दिया। तो अगर P की बराबर RT है तो बोलो P बराबर हो जाएगा RT, या V बराबर हो जाएगा RT। बोलो होगा कि नहीं? अगर सवाल में दाब नहीं दिया होगा तो ताप और आयतन में रहेगा, और अगर आयतन नहीं दिया होगा ताप और दाब में रहेगा। समझ आ रही है? तो चलो देखते हैं क्या रूल कहता है। युवराज चले जाओ बाहर, जाके मुंह धो लो चकाचक, नहीं तो लात खा जाओगे खूब जबरदस्त। हाँ चले बेटा। यस सर। तो बोलो P पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर P का वैल्यू हम रखते हैं तो RT बाय V पावर गामा, तो क्या बोलो बेटा, RT V पावर गामा माइनस, अरे बताइए यार कैसे हो गया?
Yes, sir. कितने लोग को आता है? पक्का? Yes, sir. तो बताओ कॉन्स्टेंट। अगर तुम्हें आदर्श गैस आता है तो तुम्हें पता है कि ये आर सार्वत्रिक गैस नियंत्रण Yes, sir. आर जगह नियंत्रण Yes, sir. तो बोलो क्या हम इसको कह सकते हैं कि टीवी पावर गामा माइनस 1 ये भी नियत बराबर है। Yes, sir. इसलिए टीवी पावर गामा माइनस 1 देखिए पाइशर का दूसरा नियम भी आ गया। Yes, sir. पीछे खड़े हो, गेट बंद कर दो, अब पीछे खड़े हो। आया नीचे भी जाके खड़े हो, क्योंकि कभी-कभी लाज भी काम कर देता है। ऐसे पकड़ ले, हाँ, अच्छा। अब नींद आ जाए पहली बार सोचो, तो देखो बेटा क्या है, अगर हमको दाब और आयतन मिल गया है तब हम पाइशन का नियम दाब और आयतन में बना सकते हैं कि पाइशन के नियमानुसार दाब और आयतन के पावर गामा माइनस 1 का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। इसे भी पाइशन का नियम कहते हैं। इसलिए मैंने कहा एक लगाओ दो फ्री में पाओ। Yes, sir. पानी Y1 get 2 free। Yes, sir. ऑफर चल रहा है। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. तो बेटा ये ऑफर जो है युवराज के दिखाने पर दिया गया है। Yes. देख सकते हैं, देखने तो पीठ को रखें। अब चलो देखो टी भी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू दो केस के लिए तो बन जाएगा ना? Yes, sir. इसलिए दो तार लिए ऊपर करते हैं और P1 पावर गामा माइनस 1 V2 power minus 1 या P1 गामा Yes, sir. अगर आपके सवाल में ताप और आयतन होगा तो भी नहीं। इनके सरल में जाना है। Yes, sir. उनके पास जाने से कुछ नहीं मिलेगा। Yes, sir. क्योंकि उनको दाब और आयतन चाहिए। Yes, sir. आगे है? Yes, sir. आइए अब पेज नंबर 2 बोलिए अभी हमने इस सूत्र में दाब को रिप्लेस किया था। Yes, sir. इसको रिप्लेस कर दें। Yes, sir. हम कहा जाते लोगों P Constant. अब P को रहने देना। Yes, sir. और P को रिप्लेस कर देंगे। Yes, sir. Constant. तो चलिए गाइए। Yes, sir. तो बोलिए R के पावर गामा P के पावर गामा P के पावर गामा सही है? Yes, sir. इज इक्वल टू Constant. अब रुकिए घबराइए नहीं। अभी हमने यहाँ दिखाया कि गामा का मान 1 से 3 में ज्यादा था। Yes, sir. 1.6 एक प्लस पे 1.4 1 तो 1 से ज्यादा है। Yes, sir. इसलिए P को ऊपर से नीचे ले जाएं। Yes, sir. नीचे से ले जाएंगे तो माइनस में आएगा। Minus में आएगा, yes, sir. तो आपका कैलकुलेशन हर बार माइनस में जाएगा। Yes, sir. तो क्या बेटा हम इसको ऊपर से P पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R पावर गामा लिख सकते हैं। Yes, sir. ये जो काम बुखार चढ़ रहा है नहीं, तो ये भी नियत ये भी नियत Constant. तो ये कांस्टेंट हो गया। Yes, sir. या आपको तीसरा नियम पाइसन का मिल चुका है। Yes, sir.
ताप के पावर गामा और दाब के पावर गामा ये अनुपात हमेशा ही रहता है। यस सर। यानी कि अब पाइसन के तीन तरह से बोलने का नियम आ चुका है। यस सर। पहला हमको बोलने दीजिए, दाब और आयतन के पावर गामा का गुणनफल एक होता है। यस सर। ताप और आयतन की पावर गामा माइनस यस सर। और ताप की पावर गामा और दाब की पावर गामा हमेशा नहीं रहता है। दो नियम गुणनफल का है। यस। एक नियम अनुपात का। तीसरा नियम अनुपात का है। तो वो ये दूसरे का बनी है, हम ही करेंगे। यस। तो दो भिन्न तापों के लिए देखिए, अब बोर्ड भरना शुरू हो गया है। वैसे ये भी और बड़े बड़े आएंगे। यस। तो बोलो T1 पावर गामा बटे P1 पावर गामा माइनस P2 पावर गामा T1 एक तरफ कर दें। यस सर। P1 by P2 यस सर। जब भी रोधोष्म प्रक्रम लिखेगा तो आपको देख लेना होगा कि सवाल में दाब आयतन है कि ताप आयतन है या आयतन और ताप, तो उसी अनुसार आपको इसमें से select करना होगा। एक बात। दूसरी बात, पाइसन के नियम को तीन तरह से कहा जा सकता है। अब ये सब देखिए, मैं क्रीम निकाल के दे रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ कुछ बच्चे तो अपना कटाक से नोट भी कर रहे हैं। अभी क्रीम निकाल के दे रहा हूँ कि अगर हमको पाइसन के बारे में जानना चाहिए तो ये बातें अगर हमारी खोपड़ी में तैयार हैं, भरी हुई हैं, तो हम कंडीशन में भी गलती नहीं करेंगे, बायो में भी गलती नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल में तो गलती होना ही नहीं है, और ये नहीं है तो हम खाली हैं। तो अभी दो बातें बताए। तीसरी बात क्या है कि ताप, दाब, आयतन तीनों बदलेगा तभी एरिया में ठीक होगा। यस सर। चौथा कि ये परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होगा, अचानक होगा। यस सर। इसीलिए आप लोग के घर में जब कुकर पे खाना बनता है और जो माताएं खाली कुकर इस्तेमाल करना जानती है, गैस यूज करना जानती है, उनका तो उसका डिफेक्ट नहीं जानती, वो माताएं जिंदा बम पे बैठी हुई हैं। यस। क्योंकि कोई भी घर में जो घटना होगी तो वो तो मरेगी, साथ साथ पूरे घर को लेके जाएगी। इसलिए आपके घर में जो गैस चूल्हा है ना, ये जानकारी के अभाव में जिंदा बम है। आपके अनिल सर जी हैं, आज से 10 साल पहले ये चले आए स्कूल में और इनके घर इनकी श्रीमती जी से जो भी गलती हुई हो और उनका कुकर फटा और पूरा छत तोड़ते हुए कि तो कमरे के बाहर थी कहीं तो मर गई। तो इसीलिए आप ही अपने घर में बताइए कि जब कुकर का जो ऊपर वाला ढक्कन है उसमें जहाँ सीटी लगती है और हैंडल होता है, हैंडल के नीचे देखिएगा ढक्कन में बस सेफ्टी वाल होता है। यस सर। तो जब भी कुकर धोए घर में सेफ्टी वाल बढ़िया से धो ले, क्योंकि अगर उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो वो एडियाबेटिक है। यस सर। कुकर आपका कौन सा है? कुकर की बॉडी देखना वो काफी मोटी होती है। यस सर। अगर उसमें कुछ फंस गया तो ताप बढ़ने पर प्रेशर बढ़ेगा तो वो सेफ्टी वाल को उखाड़ के फेंक देगा, छत को दुर्घटना नहीं होगी। समझ में आ गया? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो जिंदा बम है, फटेगा, एक्सप्लोड करेगा। जैसे ट्रक कभी कभी टायर फटता है तो बताओ 1 लाख किलोमीटर तक सुनाई। यस सर। नहीं होता है ये बात। अब इसी बात पर एक और आपको बता देते हैं। सड़क पे आपने देखा होगा तो बेटा तुम क्या देख रहे हो?
सड़क पर देखना जो तेल वाले टैंकर जा रहे होंगे, देखना टैंकरों में ये इसका पहिया है, देखना हाई गियर में ड्राइवर की होगी। एक्चुअली पीछे जो तेल वाला टैंकर है वो इससे अलग रहेगा। अब तुम लोग सोचते होंगे कि इसमें पूरा तेल भरा हुआ है, तो आप जान जाओ इसमें 3 चैम्बर होता है। अगर ये 3 चैम्बर ना होंगे, एक चैम्बर हो जाए, तो जान जाओ ये ट्रक ड्राइवर को मरना ही मरना है। इसीलिए ये जो टैंकरों के ड्राइवर होते हैं उनका वेतन नॉर्मल गाड़ी धोने वालों से ज्यादा होता है। 50-60 हजार रुपये महीने से कम पे नहीं होगा ये, क्योंकि जान इसकी कभी भी जा सकती है। तो इसमें इसीलिए जब टैंकर देखो आगे आगे जा रहा है तो टैंकर के पीछे कभी मत जाओ, जैसे कि भूसा वाला बताया थे कि भूसा या हाईवे पर जो ये बालू और गिट्टी और मट्टी ढो रहे हैं सब हाईवा, इनको चले जाने दो, उनके बगल से कभी क्रॉस करने की कोशिश मत करो। ये उसमें पढ़ा चुका हूँ तुम लोग। अब यहाँ बता, जब गाड़ी चलती है तो इसके अंदर जो द्रव रखा गया है वह हिलता है, और जो ब्रेक मारेगा तो बताओ उसी गति यानी संवेग संरक्षण के रूप से या जड़त्व के नियम दोनों पढ़ा चुका हूँ। बताओ ये भी उसी धक्के से मारेगा, और इस घर्षण से इसके अंदर जो है ऊष्मा पैदा होगी। देखना इसके ऊपर में ढक्कन लगा होगा, यही से निकलेगा। और अगर ये न रहे तो ये एक्सप्लोड करेगा। ताप भी बदलेगा, दाब भी बदलेगा, आयतन भी बदलेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, एकदम जिंदा बम सड़क पर होगा। आगे अभी टच में इसलिए कोई चीज सीखोगे तब। इसी तरह पानी टंकी है तो पानी टंकी ऊपर में है, और अगर वो तुम्हारी टंकी अच्छे से फिक्स नहीं है तो आंधी तूफान आने पर वह भी बम की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है? यस सर। तो जो कुकर है उसमें कुकर के जो ढक्कन बंद किया जाता है वाल लगता है ना? यस सर। वो वाल अच्छे से बैलेंस होना चाहिए, सीटी बढ़िया ढंग से अप डाउन नीचे उतरना चाहिए, उसमें कुछ टशा नहीं होना चाहिए, सब ठीक हो। ये 3 चीजें घर में बताइए, ध्यान रख के ही खाना बनाया जाए, अदरवाइज वो एक जिंदा बम है। तुरंत एडियाबैटिक प्रोसेस खत्म हो जाएगा। यस ये हो गया। यस। इसी तरह पेट्रोल भरते हैं आप अपनी टंकी में, इसमें बीच में डिवाइडर नहीं है, इसीलिए पेट्रोल कभी भी एकदम फुल टंकी करके नहीं चलना चाहिए। yes. और कभी भी गाड़ी धूप में खड़ी हो तो तुरंत ढक्कन नहीं खोलना चाहिए, अन्यथा आग लग सकती है। yes. तो ये सभी छोटी छोटी जानकारियां आपको रखनी चाहिए। तो अब ये लाभ क्लियर हो गया? yes. कोई दिक्कत? no, तो ये था परेशान का नियम, कहाँ लगाना है शब्द में? yes. न्यूमेरिकल इसी से आएगा, और जितनी भी न्यूमेरिकल इसमें आएगी, चाहे आप अभी चैप्टर ओवर होगा, हर सवाल लगाओगे, या पेपर में आएगा, या कंपटीशन में, फुल ग्राफ में आएगा। समझ गए? इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को जो समझ जाता है वो मनाता है कि इम्तिहान में यही लगाए, क्योंकि सवाल को लगाने से 2 फायदा है, ऑन स्पॉट आप जान जाओगे आपका सही है, और दूसरा लगाना ही कम आसान है। याद करो जब कार्य पढ़ रहे थे, याद करो तो कार्य जब पढ़ा रहे थे तब बोले थे ना कि अभी यहाँ कार्य ऐसे निकाल रहे हो, और आगे चलकर गीत में बताएंगे कि आकृति देख के कैसे कार्य निकालना। ये लेक्चर पहले भी दे चुका हूँ, आगे क्या आवश्यकता उसका सोच के पढ़ाता हूँ। तो उसी समय बता दिए थे कि देखो बेटा यहाँ इससे निकाल रहे हो, और आगे ग्राफ में
ये हम आकृति के एरिया का क्षेत्र यानी कि आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आगे खुशी की बात है। चलो तो हेडिंग दी दाब आयतन दाब आयतन प्रक्रम नामने से क्लियर होगा कि अगर किसी निकाय के दाब और आयतन में परिवर्तन हो रही है तो वो प्रक्रम दाब आयतन प्रक्रम। और आपने अभी पढ़ा था कि आयतन अगर बढ़ा तो भी कार्य होगा। बोला है कि बढ़ा तो पॉजिटिव होगा तो उस कार्य की गणना कैसे तो इसी को तो पहले यदि किसी सिस्टम को सराउंडिंग से ऊष्मा देने या लेने पर ऊष्मा देने या लेने पर उसके दाब और आयतन दोनों में ही परिवर्तन होता है। तो यह दाब आयतन प्रक्रम कहलाता है। दाब आयतन दाब आयतन कहलाता है। आप पहले चीज कर लीजिए इस प्रक्रम में आयतन परिवर्तन से जो कार्य होता है। अरे तुम लिखो तुम्हारा ध्यान लिखो तुम्हें ग्राफ खींचने को कहा जा रहा है। यस सर। तो x अक्ष या y अक्ष में से किसी एक अक्ष पर दाब का कैलकुलेशन करो। यस सर। तो अगर x पर दाब दिखा रहे हो तो y पर आयतन में होने वाला परिवर्तन यस सर। और दिखा करके पहले ग्राफ खींचो। यस सर। अब उस ग्राफ से जो आकृति बनी उस आकृति का क्षेत्रफल निकालना वही किया गया कार्य ऐसा पढ़ाए थे। ये कहाँ पढ़ाए थे जब आपको बता रहे थे स्थितिज ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा तो हमने ग्राफ से भी निकाला था u और प्रत्यास्था में बिना ग्राफ के निकाला तो वही होगा। यस चलिए तो लिखो आगे बढ़ना। सबसे पहले सीपी और सीबी में संबंध और इस संबंध को कैलकुलेट किया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम मेयर था। तो उसने एक इक्वेशन जो फॉर्म किया उसने अपने नाम पर उस इक्वेशन का नाम रख दिया मेयर इक्वेशन। तो इसलिए परीक्षा में दो तरह से सवाल बनेगा कि सीपी और सीबी में संबंध क्या है अथवा मेयर के समीकरण का निगमन करो। ठीक है तो ओके यस सर। सीबी और सीबी में संबंध relationship between CP and CB
between CP and CP R over R या मेयर का समीकरण, मेयर्स इक्वेशन। चलिए मेयर का समीकरण। तो पिछले दिनों में, पिछले चैप्टर में तुमने सीपी के बारे में सुना था कि स्थिर दाब पर 1 ग्राम अणु गैस के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने के जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, यदि सीपी। उसी प्रकार सीबीटी की परिभाषा जब दी गई तो कहा गया भाई दाब हटा के तो आपको वो भी याद होगा कि स्थिर आयतन पर गैस के 1 ग्राम अणु के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आज हम इन्हीं दोनों विशिष्ट ऊष्मा में रिलेशन जानना चाहते हैं। आज जो पढ़े 6 प्रक्रम, उस 6 प्रक्रम के हिसाब से अगर देखो तो सीपी में दाब नियत है, अर्थात सीपी पैदा होगी समदाबी प्रक्रम। अब देखो पीछे का ज्ञान और आज के ज्ञान से अटैच हो रहा है। बोलो सीबी होगी जब आयतन स्थिर है, और आज पढ़े हो जब आयतन स्थिर होगा उसे समान आयतन प्रक्रम। यानी कि आइसोबारिक सिस्टम लूंगा तो सीपी मिलेगी, यस सर, और आइसोबायोमेट्रिक लूंगा तो सीपी मिलेगी। और फिर थर्मोडायनामिक्स का अल्लाह लगाऊंगा जो आज पढ़ाया गया, यस सर। इस सीपी में पढ़ाया गया कि dq बराबर du प्लस pdv, और आइसोबायोमेट्रिक तत्व ज्ञान आपके पास चाहिए, जुटा के काम करिए। यस सर। आठवीं सर। आइए देखते हैं। तो आपने हेडिंग डाल रखी है सीबी में संबंध। एक क्वेश्चन और मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ जो पेपर में पूछा गया है कई बार कि सीपी और सीबी में श्रेष्ठ कौन है। माने स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा बड़ी है या आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा बड़ी है, और क्यों बड़ी है? अब कितनी बड़ी है तो मेरा बताइए। तो अब बताइए, अगर आपको सीपी चाहिए तो आपको आइसोबारिक प्रोसेस लेना होगा, तो यह सीपी बोलिए। ये रहा हमारा निकाय, और इस निकाय में पी दाब पर ए अवस्था में हमने गैस ली, यस सर, 1 ग्राम गैस ली, यस सर, 1 ग्राम मोल्स, यस सर। और अब इस गैस का आयतन भी है और परमाणु भी है, तो अब हम इसको सराउंडिंग से ऊष्मा की निकालते हैं, यस सर। की ऊष्मा, dq ऊष्मा, यस सर।
तो लोग देखते ही पहले अणु का ताप बदलेगा। Yes, sir. ताप बदलते ही इनकी नानी और आप बड़ी तेजी से जाकर के टकराएंगे। Yes, sir. और जब आंतरिक ताप बाह्य ताप से ज्यादा तो निकाय एक अन्य स्थिति में चला जाएगा। Yes, sir. और कितना आयतन में वृद्धि होगी। और आपने कहा कि जब आयतन बदल गया तो काला हो जाएगा। तो इससे गिर बनता है। Yes, sir. अभी मुश्किल से थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया गया, 4-5 लोग को दिखाई दे रहा कहीं से कुछ नहीं। चलिए बोलिए ये W1। अब इस प्रोसेस में बताइए ताप अब भी बाहर वाला जो का वेरी कांस्टेंट। तो बताइए इस निकाय को हम आइसोबारिक कहेंगे कि यदि हम कहेंगे कि यह क्षमतावी प्रकरण में dW is Done. so regarding to first law of Dynamics. regarding to first law of thermodynamics आगे पढ़े और मुझे बिना समझाए आगे मैंने पढ़ा है कि आइसोबारिक है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे लगाना है। और ये सब काम तुम कर रहे हो जब सीपी पढ़ा भी बताए थे कि कैसे मॉडल बना के क्लीन करते हैं सब पढ़ लिया जाएगा। बोल बेटा du बताओ आगे होता है बताओ पूरी प्रक्रिया में टेम्परेचर dt ना बदल रहा है। अब यहाँ लिखिए dt से दोनों पक्षों में भाग देंगे। बोलो क्या इस पर कोई प्रभाव मिलेगा? तो dq by dt इधर भी बात du by dt अब तुम्हारा थ्योरी ये लिखा कि गैस के ताप को दो तरह से बदला जाए, गैस के ताप को दो तरह से बदला जाए और इसीलिए गैस की दो विशिष्ट ऊष्मा होती है। ये हम पढ़ाने नहीं पढ़ाया हमें लागू हम Cp is equal to dq by mn dt। जब आप इसके वहाँ पढ़ाया गया था q बटे डेल। आज हम जानते हैं कि हम डेल को d से लिख तो Cp बराबर dq by जहाँ dq दी गई ऊष्मा mn ग्राम अणु द्रव्यमान और dt तापमान। बताओ हमने कितना ग्राम अणु ले तो चूंकि mn बराबर 1 ग्राम अणु द्रव्यमान तो बोल बेटा Cp बराबर dq by ये 1 के गुणा करेंगे तो वही दिख रहा है? देखो कहीं कोई है क्या हटा के Cp से
CP बराबर du by dt इक्वेशन फर्स्ट। CV निकाल लिया? Yes, sir. अब तुम्हें CV चाहिए? Yes, sir. कहाँ मिलेगा? आइसोबार यानी कि समांतरिक समांतरिक इन आइसोबारोमेट्रिक प्रोसेस। बोलो आगे पढ़े हो कि नहीं पढ़े? Yes, sir. इस प्रक्रम में आयतन नियम और जब आपका उष्मा देने से ये ऊपर जाने लगा, Yes, sir. तो आपने इसके ऊपर दाब बढ़ाकर इसको जब ऊपर ले जाएंगे तब आपने कहा कि ये समय Yes, sir. नहीं पढ़ा ये ना बोलिए ये पी नाम ए निकाय यही सब है वही जो लिखा हुआ है। Yes, sir. एक ग्राम अणु द्रव्यमान बोलो ये सराउंडिंग से dt उष्मा दिया गया। Yes, sir. आप P में dt बढ़ गई, आंतरिक ऊर्जा du बढ़ गई और जैसे ही इन्होंने इधर ताप लगाया हम बोलो ऊपर से वेट रख के ताप बढ़ा दिए। Yes, sir. और तब ये निकाय में ऊपर गया नीचे गया। यही का यही है। Yes, sir. और इसके तो ये बन गया समांतरिक। अभी कुल कथा आपको पढ़ाया जा चुका है। Yes, sir. कितने को समझ आ रहा है? पक्का? Yes, sir. तो अब सीधे चले ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। Yes, sir. क्योंकि ये सब कहानी आपको सुनाई जाती है। Yes, sir. तो therefore according to first law of thermodynamics हिंदी आप समझ आ रहा है? Yes, sir. ऊष्मागतिकी ये पहले नियम था। प्रथम नियम आज पढ़े हो तो डायरेक्ट Yes, sir. dq बराबर du प्लस dw और आपने कहा ये शून्य हो जाएगा। Yes, sir. क्योंकि आंसर की कोई dq बराबर du लेकिन बोलो ताप तो बदला कि नहीं? Yes, sir. तो उसी तरह दोनों पक्षों में भाग करें। Yes, sir. dividing by dt both sides बोलो dq by dt। अब अगर ऐसा हो गया है तो बोलो ये समांतरी हो चुका है। Yes, sir. तो जैसे इसको हमने कर ली पी लिखा था। Yes, sir. अब बोलो ई हो जाएगा। Yes, sir. अब बोलो ये हो गया du by dt। अब फिर से वही होगा। Yes, sir. बोलो c मॉड भी Yes, sir. याद है ना? Yes, sir. तो अब बोलो mn बराबर होगा Yes, sir. चूंकि mn बराबर एक तो बोलो cp बराबर मॉड भी। Yes, sir. क्या आप इसको हटा के CB लिख सकते हैं? अब cp बराबर du by अब cp भी तैयार है। CB भी तैयार है। अब हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है? Yes, sir. और पूछा था कि श्रेष्ठ कौन है और क्यों है? तो आइए अब जवाब सुनते हैं। पकड़िए।
बोलिए जब आइसोबारिक सिस्टम रह रहा है Yes, sir. तब निकाय को ऊष्मा देने पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ निकाय द्वारा कार्य भी हो रहा है। साधनों में सुनो, गंभीरता समझो, क्योंकि मुझे पता है 5 शब्द छोड़ के सबको आ रहा है, 5 शब्द दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा समझो, खाली यस्सर बोलने से काम नहीं होगा, समझो कि क्या कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है। तो बेटा यहाँ देख सकते हो कि निकाय को ऊष्मा देने से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी हुई और कार्य भी हुआ। Yes, sir. लेकिन जब आइसोबैरोमेट्रिक सिस्टम लिया गया तो देखो उतनी ही ऊष्मा सराउंडिंग से दी गई, Yes, sir. लेकिन खाली आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई, ना तो सिस्टम पे कार्य हुआ न सिस्टम नो वर्क। Yes, sir. और फिर इस ऊष्मा को कहा गया सीवी Yes. और उसे कहा गया CV. तो बोलो ओम्स लिस्ट CV. Yes, sir. क्योंकि इसके देने से कार्य हो रहा है। Yes. Yes, sir. इसीलिए ये वाली श्रेष्ठ है। आप समझ में आ गया? Yes, sir. क्योंकि यहाँ जो ऊष्मा दी जा रही है वो खाली अणुओं की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि की व्यय हो जा रही है। कभी नुकसान होता है Yes, sir. लेकिन यहाँ उसके अलावा वर्क भी हो रहा है। जैसे सपोज कर लो कि ये 2 लड़के हैं, Yes, sir. ये 2 आदमी हैं, Yes, sir. ये तीसरा आदमी है। Yes. इसने अपना काम कराने के लिए इसके पास गया, Yes. हरा वाले के पास, Yes. और जानते हो बिना पैसा घूस दिए काम नहीं होता। Yes. तो इसने इनको पैसा दिया और इन्होंने इसका काम नहीं करा पाए। जब नहीं करा पाए तो इसने कहा भाई हमारा पैसा दे दीजिए, Yes, sir. इन्होंने वापस कर दिया। Yes, sir. अब ये पैसा लेके इसके पास गया Yes. और इसने इनका पैसा लेके काम करा दिया। Yes. तो इस आदमी के दृष्टि में पावरफुल ये हरा वाला है या काला वाला? क्योंकि एनर्जी, वो पैसा में एनर्जी which is given surrounding to system, तो this system doesn't work। Yes, sir. यानी कि आइसोबैरोमेट्रिक का प्रोसेस ने काम नहीं किया। Yes, sir. बट इन आइसोबैरिक दिस डन द वर्क, ये काम कर दिया। Yes, sir. अब ये पावरफुल है कि ये पावरफुल, यानी कि आइसोबैरिक सिस्टम इज पावरफुल एंड आइसोबैरोमेट्रिक सिस्टम इज नॉट पावरफुल इन कंपैरिजन टू। तो हु इज सीनियर, हु इज सुपीरियर? सीनियर। तो इसीलिए हमारा जवाब होगा सीपी इज ग्रेटर देन CV. क्योंकि सीपी में आइसोबैरिक सिस्टम में सराउंडिंग से ऊष्मा देने पर सिस्टम द्वारा कार्य होता है। Yes, sir. जबकि आइसोबैरोमेट्रिक में सिस्टम को अगर सराउंडिंग से ऊष्मा दी जाए तो सिस्टम द्वारा कोई कार्य नहीं होता। इसीलिए सीपी से आगे तर्क देने Yes, sir. अब रिलेशन निकालने। Yes, sir. बोलो du by dt stand for cv। Yes, sir. देखो वो कोई है? Yes, sir. Yes, sir। करते? Yes, sir. By putting the value of cv from equation 2 to equation first। Yes, sir. CB is equal to, बोलो ये du by dt की जगह CB है। Yes, sir. CV plus PdV by dt. PdV by dt. Yes, sir। अब देखो फार्मूला भी कह रहा है कि CP CB से बड़ा है। Yes, sir. इतना Yes, sir. देखो मैं प्रूव कर लिया। Yes, sir. अभी मैं थ्योरी से प्रूव कर रहा हूँ। Yes, sir. अब चलो, अब बताओ तो इसमें हम लोग आदर्श बेस लेंगे। Yes, sir. तो बोलो बात सब पे लागू हो जाएगी। Yes, sir.
आदर्श गैस के लिए बताओ, आदर्श गैस का समीकरण पढ़े थे पीवी बराबर। बताओ आयतन में वृद्धि हुई है ताप बदलने से। यस सर। डीवी डीवी। बोलो पी नियत है। यस सर। ये नहीं बताया है। यस सर। आप तो तुम जानते यस हैं। आप बताओ क्या पी डीवी बाई डीटी बराबर आर लिख सकते हैं? यस सर। देखो कोई इंतजार में है। यस सर। बोलो इसको हटाएंगे आर से। तो सीपी बराबर सीपी प्लस आर, तो सीपी माइनस सीपी बराबर आर। आ गया समझ? यस सर। यानी कि स्थिर ताप पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा का जो अंतर है वो सार्वत्रिक गैस विशेषांक के बराबर होता है। जिसका दो डाटा हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। बता चुके कि बेटा फिजिक्स में कौन लगाना है। तो आप चूंकि जानते हैं तो मैं सीधे लिखूं 8.3 में जूल पर मोल डिग्री केल्विन इंग्लिश में लगाई जाती है। और केमिस्ट्री में इसका लगाते हैं 0.3 एटमॉस्फेयर मोल सीसी डिग्री केल्विन लीटर होता है। सीसी नहीं। यस सर। तो आपको पता है ये डाटा हम आपको कैलकुलेट करके गैस के अणुगति सिद्धांत पे निकलवा चुके हैं। यस सर। इस पर आपको 4 सवाल आता है। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक भौतिक विषय है, इकाई क्या होगी, विमा क्या होगी और आणविक मान कैसे निकाला जाएगा। तो बोले थे फिजिक्स में ये फुल पूछता है, केमिस्ट्री में तो खाली वही। यस सर। केमिस्ट्री में ये वाला रखा जाता है, फिजिक्स ये वाला। यानी कि इन दोनों का अंतर इतना है। यस सर। ये है दोनों के बीच का। अब अगर मान लो एग्जाम में पूछ दिया कि भैया ये तो ऊष्मा है आप जूल में रख रहे हो, तो आपको नियम बताइए 4.2 से डिवाइड करेंगे। यस सर। तो 42 गुना 84 यानी 2 कैलोरी। यस सर। अगर परीक्षा में आगे कंपटीशन में तो तुम बेवजह बेपरेशानी के लिख सकते हो कि सीपी और सीबी का अंतर 2 किलो कैलोरी है। यस सर। है कि यस सर। 2 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर सीजीएस में कह रहे हो तो 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यस सर। और जूल में कह रहे हो तो ये रहा जूल। यस सर। क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं जूल से कैलोरी बनाने के 4 से भाग देते हैं। यस सर। और कैलोरी से जूल बनाने के लिए शब्द बताएंगे। आप कितना मेहनत करते हो उस पर आपका डिपेंड